कहानी के 6वें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। श्रेयांश का फोन आने से सानवी काफी परेशान थी, तो रजत के कहने पर नेहा ने श्रेयांश के पास फोन किया। नेहा फोन रखते हुए बोली, मैटर काफी कॉम्प्लिकेटेड है यार। अगत से बोला, क्या हुआ है? नेहा बोली, ताऊ जी फिर से उसकी शादी के पीछे पड़े हैं। अगत से बोला, लेकिन अभी तो। नेहा बोली, आंटी कह तो रही है, लेकिन अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। सब कुछ ताऊ जी पर डिपेंड करता है या फिर सानवी पर। अगत से बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, बोलकर बिना कॉफ़ी पिए ही बाहर निकल गया। नेहा बोली, रजत तुम देखो उसे। रजत बोला, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम अपने दोस्त को समझाओ, कम से कम वो भी तो कुछ समझे। नेहा बोली, उससे अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और अगर उन दोनों की वजह से तुम्हें लड़ना है तो साफ साफ बोल दो। रजत अब बिना कुछ बोले बाहर चला गया। कुछ देर में सानवी बाहर आई तो नेहा के अलावा कोई नहीं था। सानवी बोली, और सब कहाँ है? नेहा बोली, अगत से गुस्सा होकर गया है और रजत उसके पीछे। सानवी बोली, मतलब गुस्सा होकर क्यों गया है? अभी तक तो ठीक था, अचानक क्या हो गया उसे? नेहा बोली, श्रेयांश भाई से बात हुई है मेरी, और जो उन्होंने बोला मैंने उसे बता दिया। सानवी बोली, बेवकूफ़ हो तुम सबके सब, और आकर बैग पैक करने लगी। नेहा बोली, ये क्या कर रही है यार? अभी बैग क्यों पैक कर रही है? जाना तो 2 दिन बाद है ना। सानवी सारे कपड़े वैसे ही ठूस कर भर चुकी थी। नेहा बोली, सानवी बात क्या है? कुछ तो बोलना यार, ऐसे अचानक क्या हो गया? देख कुछ तो बोल, मुझे डर लग रहा है। सानवी ने अब जल्दी जल्दी 3 बैग में सब कपड़े और किताबें ठूस कर कैब को फ़ोन करके अपना पता मैसेज कर दिया। नेहा बोली, यार हो क्या रहा है? कुछ बोलेगी या फिर मैं अगस्त को फ़ोन करूं? सानवी बोली, तू फ्लैट पर चल, मैं आ रही हूँ, फिर बात करती हूँ। नेहा अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सानवी की कैब बाहर रुकी। उसने एक चिट में कुछ लिखा और टेबल पर रख कर बैग लेकर लिफ्ट से नीचे आई। कैब में डाला और एक गहरी सांस लेकर कैब वाले को एयरपोर्ट चलने को बोल अंदर आकर बैठ गई। नेहा फ्लैट पर आकर उसका वेट करने लगी। 1 घंटा हो गया, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं था। फ़ोन भी नॉट रीचेबल बोल रहा था। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो हार मानकर उसने अगस्त को कॉल किया और सब कुछ बताकर वहीं बेड पर बैठ गई। 2 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन सानवी का कुछ पता नहीं था। अब सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। आखिर गई कहाँ है वो? और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अगस्त फ्लैट पर आकर सब कुछ चेक करने लगा। कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ रद्दी पन्नों के। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी तो वो पर्ची उठाते हुए जल्दी से खोल कर देखा और पढ़ने लगा। सबसे पहले तो सॉरी। पता है थोड़ी देर बाद ये लेटर मिल जाएगा तुम्हें। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारा सफ़र यहीं तक था। घबराओ मत, तुम्हारा दिया हुआ रास्ता ही पकड़ूंगी, फिर से कोई 3-5 नहीं करूंगी। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक लगी रहूंगी। अब तुम्हारे इस फ्लैट पर और नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी आदत खुद को लगाना तो बिल्कुल नहीं चाहती। जानते हो ना, सानवी द ग्रेट ने कभी हार मानना और झुकना तो बिल्कुल कभी सीखा ही नहीं। चाहे सामने कोई भी महान बंदा ही क्यों ना हो, वो खुद से ज़्यादा उसे कभी अहमियत ही नहीं देती। तुमने मेरी इतनी हेल्प की, थैंक यू। इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकती मैं तुम्हें। तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना और मेरा इंतज़ार तो बिल्कुल भी मत करना। बड़ी बड़ी बातें कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में दम घुटने लगता है, इसलिए उनका इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं वापस तुम्हारे पास सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं आने वाली। और एक बार फिर से सॉरी तुम्हारा इतना सारा टाइम वेस्ट करने के लिए। ना दोस्त ना हम सफ़र, बस एक अजनबी समझना जो कुछ वक्त के लिए तुम्हारे साथ थी। बाकी कुछ समझ नहीं आया क्या लिखूं, तो छोड़ दिया पेज खाली। अगस्त ने आंखें बंद किया तो मन हुआ सर पटक दे अपना। इतनी देर से सब परेशान है और वो ऐसे सब कुछ छोड़कर सबको बेवकूफ़ बनाकर चली गई। रजत और नेहा दोनों अगस्त को ढूंढते हुए वहीं आ गए। उसे ऐसे बैठे देखा तो उसके पास आते हुए बोले, क्या हुआ, कुछ पता चला सानवी का? अगस्त ने वो लेटर दोनों की तरफ बढ़ाया। पहले रजत ने पढ़ा, फिर नेहा को दिया। उसने भी पढ़ा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे अचानक से उसने ये सब क्यों किया। कुछ देर बाद शांति तोड़ते हुए नेहा बोली, लेकिन वो गई कहाँ है? घर तो नहीं गई है, भाई के 10 कॉल आ चुके हैं। रजत बोला, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी। अगस्त की फीलिंग का मजाक बनाकर एक दिन ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन नहीं, आप दोनों को तो मैं ही हमेशा गलत लगता था। अब देखो क्या किया उसने। अगस्त से उठते हुए बोला, जस्ट शट अप रजत, प्यार मैंने किया है, उसने बेवफाई कभी नहीं किया, क्योंकि उसने कभी कहा ही नहीं कि उसे मोहब्बत है मुझसे।
सारी गलती मेरी थी, मुझे उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर भी गलती अगर मेरी थी और उसे मैं पूरी उम्र निभाऊंगा। आखिर प्यार किया है, इनाम तो मिलना चाहिए ना। और ये इनाम ताउम्र रहेगा। फिर भी उसकी शान में गुस्ताखी कभी नहीं होगी। वो खुद को महान कहती है, तो अब मेरा फर्ज भी तो बनता है उसे महान बनाने का, जो मैं ज़रूर करूँगा, बोलकर बाहर चला गया। रजत ने नेहा को देखा, फिर वो भी गुस्से से बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे नेहा भी फ्लैट पर चली आई, क्योंकि रजत अभी उससे काफ़ी नाराज़ था और वो उससे बात करके उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। लेकिन वो अभी भी काफ़ी परेशान थी सानवी को लेकर। वो ऐसे कैसे जा सकती है बस एक चिट छोड़कर, और उसके घर वाले, क्या उन्हें वो जवाब देगी, कैसा रिएक्शन होगा उनका। फिर हिम्मत करके फ़ोन उठाया और श्रेयांश को फ़ोन लगाकर सब कुछ बोल दिया। इधर प्रयागराज में शाम को सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। शीतल एक साइड खड़ी थी, आदर्श बीच में बैठे हुए थे, उनके अगल बगल बाकी सब लोग बैठे हुए थे। अरविंद ताऊ जी, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अरे लड़की जात है, उसे इतना भी छूट कौन देता है। देखा ना आज छूट देने का नतीजा, निकल गई ना हाथ से। अब ढूंढते रहो, और अगर ये बात मोहल्ले वालों को पता चल गया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, फिर बचते फिरना उनकी नज़रों से। आदर्श बोले, भाई साहब अब आप ही बताइए क्या किया जाए। वैसे भी मैंने तो उसे आने को बोल दिया था कि दिवाली में आएगी और हम उसे बिना बताए रोका कर देंगे, लेकिन उसके पहले ही ये सब कुछ हो गया अचानक। दादी गुस्से से बोली, अरे ढूंढो और क्या करोगे, वकील हो, उतना सा काम नहीं कर सकते। और उसने तो मूंग दर ही दिया हमारे सीने पर। शर्मा परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इस लड़की ने, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। धर्म भ्रष्ट कर दिया। पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ था उसका, जो ये सब करने से पहले एक बार घर के मान मर्यादा का भी नहीं सोचा। फूफा जी, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ लोगों को लगा दिया है ढूंढने के लिए उसे। जैसे ही मिलेगी इस बार डायरेक्ट शादी कर देंगे। क्यों भाई साहब? अरविंद ताऊ जी, सही कह रहे हैं आप, सारा जिम्मेदारी फिर से हमें ही उठाना पड़ेगा। चलिए काम में लगते हैं, वरना हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। दादी उठते हुए बोली, मुझे भी ले चलो, कुछ दिन बाहर रहूंगी तो उस मनहूस की याद कम आएगी। फूफा जी, माँ जी, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती हैं? वहाँ की हवा अच्छी है, आपके सेहत में भी सुधार हो जाएगा। दादी बोली, ठीक है, चलो कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रह लेती हूँ। वैसे भी यहाँ तो सांस लेने में भी जैसे अब घुटन लग रही है। कुछ देर में सब लोग चार बात सुनाकर जा चुके थे। आदर्श सब आराम से बैठते हुए बोले, शीतल एक कड़क चाय बनाइए, सर दर्द करने लगा। शीतल बोली, जी अभी लाती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। श्रेयांश ने सुना तो उनके पास आते हुए बोला, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको सानू की थोड़ी सी भी चिंता है? कहाँ है वो, कैसी है? उसे ढूंढने के बजाय आप यहाँ चाय पी रहे हो, ये क्या मतलब है? अगर आपको उसकी चिंता नहीं है तो मैं खुद ढूंढूंगा उसे। आदर्श जी बोले, ठीक है, जाओ और ढूंढो, मुझे ऐसी औलाद बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपने ही माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। अरे जब औलाद ही ऐसा कदम उठाने से पहले नहीं सोचती तो फिर हम क्यों कुछ भी सोचें? श्रेयांश बोला, पापा ये सब आप बोल रहे हैं? यही प्यार करते थे आप उससे? और आप ताऊ जी की भाषा कब से बोलने लगे? और मुझे तो लगा आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं उस पर, लेकिन नहीं, आप तो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आदर्श जी बोले, हाँ तो मैंने नहीं बोला था तुम्हें भरोसा करने के लिए। और ये क्या हर बात पर ताऊ जी करते रहते हो? बड़े भाई हैं वो मेरे। मेरे आदर्श, उनके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना। और अब जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर। और अगर कहीं से ढूंढ लेना अपनी बहन को तो मेरे घर पर तो बिल्कुल भी मत लाना, समझे? एक सेकंड भी चैन नहीं मिलने वाला है, चाहे घर रहो या फिर बाहर। इनकी वजह से ज़िंदगी झंड बन गई है और इनको अभी भी हमसे ही शिकायत है। शीतल चाय लाइए वरना हम जा रहे हैं। श्रेयांश अब बिना एक सेकंड रुके बाहर चला गया। शीतल उन्हें चाय का कप देते हुए बैठ गई। कुछ देर बाद आदर्श जी ने देखा श्रेयांश के साथ आनंद भी अंदर आ रहे हैं और चाय का कप भी अब आधा हो चुका है, तो उसे फेंकते हुए बोले, शीतल अगर आपको चाय बनाने में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं खुद बनाकर पी लूँगा। हर इंसान को जब देखो तब मुझसे ही प्रॉब्लम रहती है, बोलकर अपने रूम में चले गए। आनंद शीतल जी के पास आते हुए, भाभी ये सब क्या है? भैया ऐसा भी है क्यों कर रहे हैं? शीतल बोली, ये बात आप अपने भैया से ही पूछ लीजिए, मेरी औकात इस घर में बस एक नौकरानी की होकर रह गई है, बोलकर टूटा हुआ कप उठाकर किचन में चली आई। आनंद बोले, रुको मैं भैया से बात करता हूँ, शायद सानू के जाने की वजह से परेशान है।
श्रेयांश बोला, चाचू आपको लगता है परेशान है या फिर सबको परेशान करके रखे हुए हैं? अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बोलेंगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है। और हरकत देख रहे हैं उनकी, माँ से कैसे बिहेव कर रहे हैं। श्रेया होती यहाँ तो क्या सोचती हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। आनंद बोले, श्रेयांश ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कुछ दिन बाद तुम्हें भी समझ आ जाएगा। जाने दो, चलो बाहर, सुबह आकर बात करता हूँ, अभी बात करना ठीक नहीं लग रहा है। श्रेयांश बोला, मैं भी श्रेया को लेने जा रहा हूँ, उसके बाद सोचता हूँ आगे का क्या करना है। बोल उनके साथ ही बाहर निकल गया। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि सानवी कहाँ है, कैसी है। सब ने अपने हिसाब से उसे ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ खास पता नहीं चला कि आखिर वो गई कहाँ, वो भी बिना किसी को कुछ भी बताए। शाम को नेहा कैफ़े में अकेले बैठी थी कि अगस्त से वेटर से पूछकर अंदर आया तो वो वैसे ही बैठी हुई थी। सानवी के जाने से यहाँ अगस्त के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था तो वो थी नेहा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिससे वो सब कुछ शेयर करती थी, लेकिन इस बार उसे भेजकर ऐसे अचानक गायब हो गई। अगस्त से अंदर आते हुए बोला, हाय कैसी हो यार, अब तो तुम मुझसे मिलती ही नहीं, आखिर बात क्या है? नेहा ने उसकी आवाज़ सुनी तो ऊपर देखते हुए बोली, तुम यहाँ बैठो, क्या लोगे? अगस्त से बोला, वाइन मंगा लो, आराम से पीकर गम भुलाएंगे दोनों। नेहा बोली, मजाक कर रहे हो? अगस्त से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ज़रूरत है इस समय वाइन की, इसलिए बोल रहा हूँ। नेहा बोली, ऐसा कुछ नहीं, और वेटर को 2 कॉफ़ी लाने को बोल। उसे देखते हुए बोली, आगे का क्या सोचा है? अगस्त से बोला, तुम दोनों अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लो, रजत भी अब अजीब बिहेव कर रहा है, साथ रहोगी तो दिक्कत कम होगी। नेहा बोली, नहीं अभी नहीं करना, वैसे भी अभी हमारी काफ़ी दिन से कोई बात ही नहीं हुई है। तो अगस्त से बोला, इसलिए बोल रहा हूँ, बात करो, साथ रहो, वक्त बिताओ, कोई मरा नहीं है जो तुम दोनों ऐसे मातम मना रहे हो। नेहा ने उसकी तरफ देखा तो फिर कॉफ़ी पीते हुए बोली, सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता जितना तुम बोल रहे हो। अगर आसान होता तो तुम 1 महीने के बाद मुझसे नहीं मिलते। तो अब मिल लिया ना, और अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, उसके बाद शादी कर लो, ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल वेडिंग कर लो। नेहा बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात कर लूँगी अपने पेरेंट्स से, लेकिन अभी मैं खुद थोड़ा वक्त और देना चाहती हूँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। अगस्त से बोला, तो रजत से बात करो, कुछ दिन बाद ऋचा और कुणाल की शादी है और मैं उनकी शादी में तुम दोनों को ऐसी शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, तो जो भी करो तैयार रहना धमाल मचाने के लिए। नेहा बोली, तुम सच में ठीक हो? अगस्त से उठते हुए बोला, इस बात के बारे में सोचना मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। ऋचा के शादी के बाद मुझे 2 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना है, तो मैं चाहता हूँ उसकी शादी यादगार हो। आगे तुम दोनों की मर्जी, बोलकर बाहर आया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। नेहा भी कुछ देर बाद अपने फ्लैट पर आ गई। प्रयागराज सारे रिश्तेदारों को भी अब पता चल चुका था कि सानवी गायब है और कहाँ है किसी को नहीं पता। दादी ने तो उनके यहाँ आने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं सब लोग इस बात से खुश थे, ना वो यहाँ रहेंगी और ना ही किसी को कुछ सुनना पड़ेगा, और जहाँ रहेंगी वहाँ वहाँ के लोगों को देखेंगी, तब उन्हें पता चलेगा और समझ आएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। श्रेयांश और श्रेया दोनों को आदर्श जी का बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे सानवी के जाने से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। शीतल भी नॉर्मल लग रही थी, जबकि इस बात का श्रेयांश को पूरा यकीन था कि उसके माँ पापा उससे कहीं ज़्यादा प्यार और भरोसा सानवी पर करते हैं, तो दोनों को उसके अचानक जाने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। 1 हफ्ते बाद, आज संडे था, आदर्श जी बाहर गए थे। शीतल किचन में थी। श्रेया उनकी हेल्प करवाते हुए बोली, माँ आपसे एक बात पूछनी थी। शीतल बोली, बोलो बेटा, क्या पूछना है? श्रेया बोली, आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता सानवी के जाने से, या आप और पापा कुछ छुपा रहे हो हम सबसे? शीतल एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोली, अभी ना तो मैं तुम्हें सच बता पाऊंगी और ना ही झूठ, बस इतना समझ लो, इस समय मैं 2 ऐसे मजबूत रिश्तों से बंधी हूँ, जिसमें एक में पत्नी और दूसरे में माँ हूँ, और दोनों मेरे मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। सांस लेना छोड़ सकती हूँ, लेकिन दोनों का भरोसा तोड़ना सोच भी नहीं सकती। श्रेया बोली, कोई बात नहीं, यही सुनना था मुझे। श्रेयांश काफ़ी परेशान है, रात रात भर जागते रहते हैं और हमेशा उनके ज़बान पर सिर्फ एक ही बात होता है, आप दोनों को सानवी के जाने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, जबकि आप दोनों उसे कितना चाहते हो।
हम दोनों से छुपा तो बिल्कुल नहीं है। शीतल जी बोली, कभी कभी बच्चों की खुशी ज़्यादा महत्व रखती है, जिसके लिए माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब बच्चे आपका मान और सम्मान दोनों हो तो वो और भी ज़रूरी हो जाता है। श्रेया बोली, आप बाहर चलिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ, शायद पापा भी बाहर आ गए हैं। शीतल अब बाहर चली गई। श्रेयांश ने भी दोनों की बातें सुन लिया, लेकिन शीतल के देखने से पहले ही वो बाहर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में बिजी हो गए। लखनऊ में आज ऋचा और कुणाल की हल्दी थी, जिसमें ऋचा और कुणाल के घर वालों के साथ उसके सारे दोस्त भी आए हुए थे। अगस्त की फैमिली भी आई हुई थी। ऋचा और कुणाल को सब बारी बारी हल्दी लगा रहे थे, लेकिन माहौल एकदम शांत था। अगस्त दोनों के पास आते हुए बोला, क्या है यार, क्या बोरियत मचा कर रखा हुआ है तुम दोनों ने? थोड़ा धमाल मचाओ, नाचो गाओ, मज़े करो, पता तो चले तुम दोनों की शादी हो रही है। ऋचा उसे देखते हुए बोली, अगस्त तू ठीक तो है ना? अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छा खासा दिख रहा हूँ। और तुम सब रोज मुझसे ये क्यों पूछते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? अरे यार, तुम लोगों के सामने हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, अब और क्या चाहिए? कुणाल बोला, वो तो दिख रहा है, आंखों पर शेड अच्छे लग रहे हैं तेरे। अगस्त से दोनों को बारी बारी हल्दी लगाते हुए बोला, वो तो हमेशा से अच्छे लगते थे, अब तैयार हो जाओ नाचने के लिए। और दोनों को पकड़कर स्टेज पर लाया। वहाँ रजत और नेहा भी आ गए। गाना बजा, हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरी ख्वाबों में तू है, यादों में तू है। अगस्त से स्टेज से साइड हटकर नीचे आकर खड़ा हो गया। वो अब माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए साइड हो गया। रजत, नेहा, कुणाल, ऋचा और भी कुछ कपल स्टेज पर आकर अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। गाना बंद हुआ तो कुछ देर बाद रजत को ध्यान आया, अगस्त कहाँ है? सबको यहाँ लगाकर अपने कहाँ गायब हो गया? नेहा उसे परेशान देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम बाहर देखो, मैं अंदर देखती हूँ। रजत बोलकर बाहर चला गया। अंदर काफ़ी भीड़ थी, जिसमें ढूंढना मुश्किल हो रहा था। नेहा ने अंदर देखा तो वो कहीं नहीं था, तो वो बाहर आ गई। रजत उसे देखते हुए बोला, मिला? नेहा बोली, नहीं। रजत बोला, कहाँ जा सकता है इस समय? सच में ये लड़का पागल हो चुका है, सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अंकल आंटी सब परेशान है, लेकिन इसे तो जैसे सानवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। नेहा बोली, रजत रिलैक्स रहो, यही कहीं होगा, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? रजत बोला, तुम्हें सच में लगता है मैं हाइपर हो रहा हूँ? अच्छा तुम बताओ, तुम लड़कियों के पास सेंस नाम की चीज़ नहीं होती है क्या, जो यूज़ नहीं करती हो? यार सच में, अगस्त जैसा बंदा पाने के लिए लड़कियां मरती है, और एक वो तुम्हारी दोस्त है, उसे छोड़कर चली गई। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर उसे चाहिए क्या था? सब कुछ तो था। नेहा बोली, अब समझ मुझे भी आ गया है। अब यहाँ सिर्फ सानवी और अगस्त का रिश्ते का अंत नहीं हुआ है, हमारे रिश्ते का भी अंत, समझ लो। रोज़ रोज़ के तुम्हारे ताने अब और मुझे नहीं सुनने हैं। रजत खुद को शांत करते हुए बोला, तुम हर बार हमें बीच में क्यों लाती हो? नेहा बोली, मैं लाती हूँ या फिर तुम खुद लाते हो और फिर सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालकर करवट ले लेते हो? अब तो मुझे भी लग रहा है सानवी सही थी, तुम लड़के ना होते ही डफर हो। जब लड़की ना मिली तो पीछे घूमो, और मिल जाए तो अपनी विरासत समझ लो, जैसे उसका खुद का तो कोई वजूद है ही नहीं। और अब आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही बात करने की। लेकर बैठे रहो अपने दोस्त को, मैं जा रही हूँ। रजत को अब समझ आया, गुस्से में फिर से कुछ ज़्यादा ही बोल गया वो, तो जल्दी से बोला, नेहा यार, अच्छा सॉरी ना, बात तो सुनो तुम, बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? नेहा अब बिना रुके बाहर जाने लगी। अगस्त से बाहर से दोनों को ऐसे जाते हुए देखा तो नेहा के पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नेहा बोली, कुछ नहीं, अब मुझे लेट हो चुका है, चलती हूँ। फिर उसे देखते हुए बोली, गुड नाइट। और हाँ, अब कहीं जाना ना, भले ही वो बाथरूम ही क्यों ना हो, तो अपने दोस्त को बताकर ज़रूर जाना, समझे? क्योंकि तुम तो छोटे बच्चे हो। बोलकर बाहर आई, गाड़ी में बैठी और निकल गई। रजत दौड़ते हुए बोला, अगस्त, नेहा को देखा? अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, तुमने फिर से उससे झगड़ा किया? देख, झूठ तो बोलना मत। रजत बोला, सॉरी यार, वो मुँह से निकल गया, तू मिल ही नहीं रहा था तो टेंशन हो गई थी। अगस्त से सर झटकते हुए बोला, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, और इसे अब मैं भी नहीं सुलझा पाऊंगा। रजत बोला, ऐसे मत बोल यार, आई रियली लव हर। अगस्त से बोला, इसलिए किसी और की गलती की सज़ा हमेशा तू उसे देता है। फिर रजत को देखते हुए बोला, रजत कब समझेगा तू? अगर इन सब में किसी की गलती थी तो वो मेरी थी, और किसी की नहीं, समझा? रजत बोला, लेकिन? अगस्त से बोला, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, अफजा मना और खुद से वादा कर, फिर कभी इन सब में उसे नहीं लाएगा, वरना उसके साथ रहने के सपने देखना छोड़ दे।
रजत उसके गले लगते हुए बोला, थैंक यू यार, और अपनी गाड़ी से उसके पीछे गया और अगस्त से अंदर आ गया। 2 दिन बाद आखिर में रजत ने नेहा को मना लिया और प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी अपने बीच में सानवी और अगस्त को नहीं लाएगा। नेहा ने आखिरी मौका के तौर पर अच्छा खासा लेक्चर दे दिया, जिसे रजत ने बिना कुछ बोले इस बार सुन लिया। आज कुणाल और ऋचा की शादी थी। कुणाल अंदर रूम में तैयार हो रहा था। रजत और अगस्त से उसे कब से परेशान कर रहे थे, जिसको वो बार बार मुस्कुरा कर टाल दे रहा था। शाम को बारात निकलने की बारी आई तो कुणाल की मम्मी ने सबको चलने के लिए बोला। कुछ देर में सब बाहर आ गए। कुणाल घोड़ी पर बैठा था और सब उसके आगे डांस कर रहे थे। सब नाचते गाते बारात लेकर ऋचा के घर पहुंच गए थे। कुछ देर बाद बारात का स्वागत हुआ और कुणाल के साथ सभी अंदर चले गए। कुछ देर मस्ती मजाक के बाद जयमाल और फिर शादी की दूसरी रस्मों में सब बिजी हो गए। अगस्त से अब वहाँ से बिना किसी से कुछ बोले अपने घर चला आया। कुछ देर में बैग पैक किया और कुछ जरूरी सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। 3 साल बाद लखनऊ रावत हाउस। अधिराज अंदर आते हुए, अनामिका कहाँ हैं आप? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? पता भी है आज क्या है या फिर भूल गई हैं? अनामिका अपना पल्लू संभालते हुए, सब पता है मुझे, कुछ भी मैं नहीं भूली हूँ, सब याद है। आज हमारे बेटे को बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिलने वाला है और वो डायरेक्ट वहीं आएगा और हमें भी वहीं चलना है। और कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, मुझे सब याद है। अधिराज बोले, वैसे आज भी आप कह ढा रही हैं। बस कीजिए, पता है मुझे मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन मैं भी आज फिसलने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, बोलकर बाहर निकल गई। अच्छा, वैसे मैं क्या बोल रहा था, परिधि तो चल रही है ना हमारे साथ? और अनुभव, शिवानी और छोटे उस्ताद वो कहाँ हैं? सुबह से नहीं दिख रहे हैं। अधिराज बोला। अनामिका बोली, सब पहले ही जा चुके हैं, अब तक एयरपोर्ट पर पहुंच भी चुके होंगे, बस हम ही लेट हैं, चलिए जल्दी। अधिराज बोले, चलिए, बोल उनके साथ बाहर निकल गए। रजत नेहा को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन नेहा ने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। अब आखिरी बार कुछ सोचकर कॉल किया। नेहा फ़ोन उठाते हुए बोली, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही हूँ। रजत बोला, प्लीज़ यार, आज अगस्त 3 साल बाद वापस आ रहा है और उसकी मेहनत का अवार्ड मिल रहा है, हम उसके दोस्त हैं, अगर हम ही नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा उसे? नेहा बोली, जो भी है, मुझे नहीं जाना, और तुम्हें मैंने कम ना बोला है, तुम जाओ अपनी दोस्ती निभाओ, जैसे 3 साल से निभा रहे हो, लेकिन अब आखिरी हो चुका है। कल लड़के वाले आ रहे हैं और मैं उन्हें हाँ बोलने वाली हूँ। रजत, सोचना भी मत, अगस्त से आ चुका है, कल माँ पापा तुम्हारे घर जा रहे हैं और अगर ज़्यादा परेशान किया ना तो उठा कर ले आऊँगा, फिर देते रहना सबको जवाब, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेहा खींचते हुए बोली, रजत। रजत बोला, आ रहा हूँ लेने के लिए, तैयार रहना, बोलकर फ़ोन रख दिया। नेहा बोली, समझता क्या है अपने आप को, जब देखो तब अपनी मनमानी, इस बार मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। दोस्त के चक्कर में मैं 3 साल से झेल रही हूँ, अब और नहीं, आज ही मैं घर जा रही हूँ, फिर आता रहेगा पीछे। वो अभी खुद से बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। नेहा फ़ोन उठाते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या? अब फ़ोन रखो वरना। उधर से आवाज़ आई, हेलो नेहा। नेहा ने नंबर देखा, आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन नेहा ने कुछ नहीं बोला और फ़ोन कट करके ऑफ कर दिया। दिल्ली के होटल सिराज में जोर शोर से सुबह से ही तैयारी चल रही थी। आज देश के कुछ मशहूर हस्तियों को अवार्ड मिलने वाला था, जिसमें अगस्त भी शामिल था। 3 सालों में उसने अपने कैरियर और एक्सपीरियंस को और भी बढ़ा लिया था, जिसमें अब उसकी गिनती देश के चुनिंदा डॉक्टरों में हो रही थी। सारे घर वाले कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। अगस्त की फ़्लाइट भी कुछ देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इधर प्रयागराज में दादी की हालत अब काफ़ी ख़राब होने की वजह से आदर्श उन्हें उठाकर अपने घर लाए और अब उनकी सेवा जी जान से कर रहे थे कि वो फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे थे। श्रेयांश और श्रेया दोनों को एक बेटी सगुन, जो कि अब 2 साल की हो चुकी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। अब सानवी के जाने के बाद वही घर की रौनक बनी हुई थी। दादी भी वक्त के साथ शांत हो चुकी थी। ताऊजी और बाकी सब लोगों ने कुछ दिन भला बुरा कहा और फिर धीरे धीरे वो लोग शांत हो चुके थे। आदर्श के घर भी बहुत कम ही आते थे, बहुत जरूरी होता तो ही आते, वो भी कुछ वक्त के लिए। आदर्श जी को भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बस वक्त काट रहे थे। आज सुबह से शीतल और आदर्श जी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। दोनों यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। दिख सबको रहा था, लेकिन सब आज बस दोनों को ही देखे जा रहे थे।
आज 3 साल में ये रौनक शायद पहली बार दोनों के चेहरे पर दिख रहा था, जिसमें कोई मिलावट नहीं लग रही थी। दादी जो कब से दोनों लोगों को देखते देखते बोर हो गई तो बोली, आदर्श तू ठीक तो है ना? ये क्या बीबी के पीछे पीछे सुबह से दौड़ रहा है? आजा बैठ जा, कुछ देर आराम कर ले। आदर्श बोला, माँ आप आराम करो, कुछ चाहिए तो बोलो, आज जो मांगोगी वो मिलेगा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ और फिलहाल में मेरे पास बैठने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दादी बोली, सच बोल रहा है? जो मांगूंगी वो दे देगा? आदर्श जी अब उनके पास आकर बैठते हुए बोले, बोलिए क्या चाहिए? आज तो मेरी जान भी हाजिर है। अपने दिल के टुकड़े को देखने के बाद बोलते हुए उनकी आंखें छलक आईं। दादी बोली, मेरी पोती को घर लेते आ, उसकी आवाज़ सुने आज 3 साल हो गए। 3 सावन, 3 दशहरा, 3 दिवाली बीत गया, लेकिन इस दिवाली इस घर की रौनक देखनी है मुझे। क्या ये वादा पूरा करेगा? मेरी इच्छा पूरी करेगा? उसके बाद भगवान मुझे लेकर चले जाएं तो भी मैं खुशी खुशी चली जाऊं। आदर्श जी अब कुछ बोल ही नहीं पाए, गला जैसे चोक हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा गालों पर बहने लगी। दादी उनके आंसू साफ करते हुए बोली, इतना बड़ा एक्टर भी नहीं है कि अपने माँ से अपने दर्द को छुपा ले। वो तो मैंने तुझे छुपाने का मौका दिया, आखिर माँ हूँ, 9 महीने कोख में रखा है, तेरा दर्द कैसे नहीं समझती, इसलिए कुछ नहीं बोला। लेकिन अब लेते आ उसे, अब उसकी जैसी मर्जी, जो मर्जी वो करे, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। बस इस बार उसे लेते आ, अब मैं उसे भला बुरा भी नहीं कहूँगी। बोलते हुए दादी की आंखें भी आज भीग गई। आदर्श जी अपने आंसू साफ करते हुए बोले, आ रही है आपका सर खाने के लिए, आपसे लड़ाई करने के लिए, लेकिन इस घर की इज्जत लुटा कर नहीं, बल्कि इसको इतना ऊंचा किया है कि आप और हम सपने में भी नहीं सोच सकते। कलेक्टर बनकर आ रही है आपकी पोती। श्रेयांश जो कब से दादी और अपने पापा की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ रहा था, अचानक से उठते हुए बोला, पापा क्या ये सच है? आप सच बोल रहे हैं? सानवी आ रही है? सानवी घर आ रही है? आदर्श जी बोले, उसने बताने को मना किया था। आज मेरी शेरनी आ रही है, आज मैं गली मोहल्ले और भाई साहब से पूछूंगा क्या कहती है आज उनकी भविष्यवाणी। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी आ रही है, अपने पापा का मान सम्मान और गुमान लेकर। तब तक बाहर से बैंड बाजे की आवाज़ आई। आदर्श जी बोले, माँ आ गई आपकी पोती, चलिए। दादी उनके साथ उठते हुए बोली, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? शीतल जी आरती का थाल लेकर आते हुए बोली, 3 साल बाद आ रही है, स्वागत तो होगा ही ना माँ, आखिर आपकी पोती जो है। सब लोग भी बाहर आ गए। पूरा मोहल्ला आज जश्न मना रहा था। आज पहली बार उनके शहर की किसी लड़की ने ये कारनामा किया था। दादी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे वो बार बार अपने आंचल से साफ कर रही थी। आज उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आदर्श उनके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए बोले, माँ वो देखिए। भीड़ को चीरते हुए सानवी की गाड़ी उनके दरवाजे पर आ गई। अब तक हर किसी को पता चल चुका था सानवी के बारे में। हर इंसान उसके एक झलक पाने के लिए बेताब था। कोई उससे हाथ मिलाना चाहता था, कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना। उसने सबको इग्नोर किया और पुलिस सेफ्टी से उसे लाकर उसके दरवाजे पर छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। आदर्श जी की आंखें और सीना आज गर्व से ऊंचा हो चुका था। आज उनकी बेटी ने वो कर दिखाया था जिसके सपने उन्होंने उसके लिए बचपन में देखे थे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाया तो सानवी आकर उनके सीने से लग गई। आज एक पिता के विश्वास और भरोसे की जीत हुई थी। अब तो उन्हें मौत भी आ जाए तो भी कोई गम नहीं था। अब उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बना दिया था कि वो अपना और उनका दोनों का नाम रोशन कर सके। कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखे जैसे बचपन में दादी के डांट से बचाने और सबसे लड़ती थी तो सबसे बचाने के लिए छुपा लेते थे। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। शीतल जी थोड़ा तेज आवाज में बोली, आपका अगर हो गया हो तो हम भी इंतजार में खड़े हैं आपकी कलेक्टर साहिबा से मिलने के लिए, वरना कहिए तो पहले से हाजिरी लगा कर आए। आदर्श सब उसे दूर करके उसका सर चूमते हुए बोले, देखा आज भी इन्हें जलन होती है कि तुम इनसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। सानवी नम आंखों से भी हंस दी, फिर वापस से उनके सीने से लगते हुए बोली, लव यू पापा, आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट फादर हो। आदर्श बोले, वो तो मुझे पता है, अब कुछ लोग हमें यहीं से बाहर धक्के मारकर न निकाले, उससे पहले तुम उन पर भी दया दृष्टि डाल दो। बोलकर वो शीतल की तरफ देखे जो उन्हें ही घूर रही थी। सानवी ने शीतल जी की तरफ देखा जो हाथ में आरती की थाल लिए भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। सानवी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। शीतल ने उसकी आरती उतारी और तिलक लगाकर थाली श्रेया को देकर उसे गले लगाकर बोली, एक बार भी तुम्हें मेरी याद तो आई नहीं होगी है ना?
सानवी बोली, आती थी ना आपकी डांट की याद, लेकिन फिर। दादी बोली, अच्छा बहुत हो गया भरत मिलाप, अब अंदर चलो सब लोग। सानवी अब जल्दी से दादी के गले लगते हुए बोली, दादी आई लव यू। दादी की आंखें एक बार फिर से भीग गई तो उन्होंने भी बिना देरी किए उसे कसकर अपने गले लगा लिया। आज कितना सुकून था इस घर में, सबके चेहरे पर वो बखूबी महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद सब अंदर आ गए। सानवी की बकबक चालू थी और शीतल घूम घूम कर उसे कुछ न कुछ खिलाए जा रही थी। बाकी सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद बाकी के सब घर वाले भी आ गए, सिवाय ताऊ और फूफा जी को छोड़कर। उन्हें इन सब में अपनी इज्जत कम होते महसूस हुई, इसलिए वो नहीं आए। आदर्श जी ने भी अब उन्हें बाद में मनाने को बोल सबको एंजॉय करने को बोल दिया। एक हफ्ते बाद दिवाली थी और पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। 3 साल पहले जहाँ सब बिखरा हुआ सा लग रहा था, आज सब कुछ भगवान ने उन्हें सूंड समेत उनकी झोली में डाल दिया था। शाम को सानवी हॉल में बैठी शगुन के साथ खेल रही थी कि नेहा दंदनाते हुए अंदर आई। सानवी या कोई भी कुछ बोलता उससे पहले ही एक झन्नाटेदार झापड़ उसके गाल पर चिपक चुका था। सानवी गाल पर हाथ लगाकर उसे देख रही थी। दादी उठते हुए बोली, हे भोले भंडारी, हो गया शुरू इन दोनों का। मैं ही गलत सोच रही थी कि दोनों इतने साल एक दूसरे से दूर रही हैं तो अब सुधार हो गया होगा, मगर नहीं, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती। बोलते हुए मंदिर में चली गई। नेहा फिर मारती उसके पहले ही शगुन जोर जोर से रोने लगी तो जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए बोली, मेरा बच्चा तू क्यों रो रहा है? रोना तो उन लोगों को चाहिए जो झूठ बोलते हैं और आपको बिना बताए ऐसे गायब हो जाते हैं, जैसे कोई इंसान उनकी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास लेकर चलती हूँ, सानवी उठते हुए बोली। नेहा बात तो सुन यार। लेकिन नेहा बिना कुछ सुने अंदर श्रेया के पास चली गई। सानवी उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन जल्दी से वो अंदर जाकर दरवाजा बंद करते हुए बोली, भाभी आप बोल दीजिए कलेक्टर साहिबा से, बड़े लोग छोटों लोगों से बात नहीं करते, भले ही वो उनकी एक सूचना पर कहीं से भी भागते हुए कुछ भी छोड़कर क्यों ना आए हों। सानवी बोली, यार दरवाज़ा तो खोल, ऐसे दरवाज़ा कौन बंद करता है, वो भी डायरेक्ट मुंह पर। नेहा शगुन को श्रेया के गोद में देते हुए बोली, भाभी आप बोल दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। श्रेया नेहा को देखते हुए बोली, सानवी नेहा को तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस लड़के वाले कल उन्हें देखने आ रहे हैं। और नेहा बैठते हुए बोली, भाभी आप छोड़िए, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ, इससे अच्छा तो मैं शॉपिंग कर आती। श्रेया बोली, अच्छा वो सब बाद में, क्या लेंगी, चाय कॉफ़ी या फिर कुछ और? नेहा बोली, फिलहाल तो मुझे किसी का खून पीने का मन कर रहा, बस समझ नहीं आ रहा कैसे पीऊँ। श्रेया बोली, सच में ये बात तो सोचने वाली है। एक काम कीजिए, आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं बाहर चली जाती हूँ। उसके बाद आप दोनों मिलकर एक दूसरे का खून आराम से पी लीजिए। भूख मिट जाए तो हमें बता दीजिएगा, कुछ और भिजवा देंगे। सानवी बोली, नेहा दरवाज़ा खोल, वरना तू जानती है मुझे कब से बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? और ऐसे दरवाज़ा कौन बंद करके बोलता है? और किस चपड़गंजू से तू शादी करने वाली है? मुझे देखना है उसे, इसलिए झगड़े बाद में, पहले मुझे जानना है कौन है वो जिससे तू शादी करने जा रही है। इसलिए अब दरवाज़ा खोल। नेहा बोली, भाभी बोल दो आप। श्रेया बोली, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक काम कीजिए, आप लोग अपना संवाद अपने तक रखिए, मुझे अब इजाज़त दीजिए, शगुन को भूख लगी है। नेहा बोली, ठीक है तो मैं घर जा रही हूँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बोलकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो अब सानवी दरवाजे पर नहीं थी। नेहा ने इधर उधर देखा तो पूरे हाल में कहीं नहीं दिखी। फिर किचन से फ़ोन पर बात करते हुए बोली, जी आंटी जी, हाँ ठीक है, आप और अंकल अभी आ जाइए। हाँ वैसे भी कितने दिन हो गया आप दोनों से मिले, और मम्मी को भी आपसे मिलना है तो उनसे भी आप मिल लीजिएगा। जी फिर नेहा को देखते हुए बोली, हाँ वो यहीं पर है, वो कहीं नहीं जा रही जी, आज वो यहीं पर रहेगी जी, बिल्कुल आप बस आ जाओ, बोल फ़ोन रख दिया। नेहा गुस्से में उसके पास आते हुए बोली, एक झापड़ कम हो गया तो बता दे, 2-4 और लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ रुकना इम्पॉसिबल, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर। सानवी उसे वहीं छोड़ आकर सोफे पर बैठती हुई बोली, ठीक है जा, मुझे क्या, वैसे भी अंकल आंटी यहीं पर आ रहे हैं और आज दोनों यहीं रहेंगे, तुझे अकेले रहना है तो जा रह ले, मुझे क्या है। नेहा पैर पटकते हुए जाने लगी। सानवी पीछे से बोली, तेरे लिए गिफ्ट है। नेहा बोली, नहीं चाहिए, अपने पास रख ले। सानवी बोली, सोच ले क्या हो सकता है, उसके बाद मांगेगी तो भी नहीं दूंगी। नेहा वापस से उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार बोला ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, समझी? और कुछ बोलते हुए रुक कर बोली, तू नहीं समझ सकती, छोड़ जाने दे, बोल वापस से जाने लगी। सानवी बोली, सॉरी ना यार, एक बार बोलने का मौका तो दे, तू तो सब जानती है, फिर भी देख कान पकड़ रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना, सॉरी।
नेहा उसे घूरते हुए बोली। कान, सानवी द ग्रेट, वो भी मेरे सामने, इज्जत कम नहीं हो रही है आपकी? सानवी बोली, अब बस कर, जानती है ये सब मुझे नहीं पसंद, फिर भी मना रही हूँ ना तुझे, और तू है तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही है। नेहा बिना कुछ बोले ऊपर उसके रूम में आ गई। सानवी एक गहरी सांस लेकर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, जय बजरंगबली, बचा लिया आपने अपने इस मासूम भक्त को। थोड़ा सा कृपा और कर दीजिए कि मैडम को मना सकूं। इतना तो इसका हस्बैंड भी नहीं मनाएगा इसे, जितना ये मुझे अपने पीछे दौड़ा रही है। शीतल जी उसे चाय और सैंडविच देते हुए बोली, 3 साल बाद यहाँ आई है, नाराज़ होने का हक है उसका। थोड़ा मेहनत करो, मान जाएगी, आखिर बेस्ट फ्रेंड है तो इतना मनुहार करवाना तो बनता है। सानवी बोली, आप जानती हैं मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जस्ट हेट दिस टाइप्स ऑफ ड्रामा। शीतल जी बोली, अभी अगर उसने सुन लिया ना बेटा तो फिर मनाते रहना, रात से सुबह मुझे क्या है, मैं नहीं बोलने वाली तुम दोनों के बीच में। सानवी बोली, ये भी सही है, देखती हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ तक है, बोलकर अपने रूम में चली गई। और शीतल वापस किचन में शाम की तैयारी करने के लिए बिजी हो गई। सानवी अपने रूम में आई तो नेहा बालकनी में खड़ी थी, सामने मुंह करके। सानवी ट्रे टेबल पर रखकर उसके पास आकर उसके बराबरी में खड़े होते हुए बोली, सॉरी यार, माफ़ कर दे, उस समय मैं अगर किसी से कुछ भी कहती तो वो सही नहीं होता। तू एक तरफ जिद कर रही थी, ताऊ जी, फूफा जी और दादी का एक तरफ था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मैं उलझ रही थी, अगर उस समय मैं उलझ गई होती तो शायद आज सुलझ नहीं पाती, इसलिए किसी से कुछ नहीं बताया, सॉरी, माफ़ कर देना। नेहा अब उसके गले लगते हुए बोली, बहुत ज़्यादा याद किया तुझे मैंने, जानती है ना मेरे सारे प्रॉब्लम का हल सिर्फ तेरे पास होता है, फिर भी छोड़कर चली गई। इन 3 सालों में एकदम उलझ गई हूँ मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ दिन और ऐसे ही रही ना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊँगी। सानवी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मेरी शेरनी को मेरी ज़रूरत है तो ले आ गई तेरी सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व करने। चल अब सारी चिंता छोड़ और चाय पी और बता क्या हुआ है। नेहा बेड पर बैठते हुए इन 3 सालों की जर्नी उसे बता रही थी और वो चाय पीते हुए हाँ ना में सुन रही थी। 1 घंटे बाद सानवी उठते हुए बोली, अब तू एक काम कर, कल जो लड़का तुझे देखने आ रहा है ना उसे हाँ बोल दे, उसके बाद देखते हैं। नेहा बोली, लेकिन रजत, आई लव हिम। सानवी बोली, वो सब दिख रहा है मुझे, और अगर वो सच में तुझसे प्यार करता है तो आने दे उसे, थोड़ा उसकी औकात भी देखी जाए, अकेले में ही भौंकना जानता है या फिर सबके सामने भी कुछ बोल सकता है। नेहा बोली, वो तो सब ठीक है, लेकिन और किसी के बारे में कुछ पूछना है? सानवी इधर उधर देखते हुए बोली, और कौन है जिसके बारे में पूछना है मुझे, सब तो पूछ लिया, और सारे मेरे अपने तो यहीं पर हैं, तो फिर और कौन बचा है जिसके बारे में मुझे पूछना चाहिए? नेहा बोली, सच में याद नहीं, या पढ़ते पढ़ते याददाश्त सच में कमज़ोर हो गई तुम्हारी? सानवी बात टालते हुए बोली, चल बाहर, वरना सब लोग सोचेंगे कि हम सच में भिड़ चुके हैं। और पता है तुझे, दादी दादी सुधर गई हैं यार, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दादी सुधर गई। मुझे तो लग रहा है चमत्कार हुआ है और कुछ नहीं। भगवान को ना मुझ पर दया आ गई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नेहा अब एकदम से सीरियस होते हुए बोली, सानवी, जिसने इतना हौसला दिया उसे ही भूल गई, तुझे नहीं लगता इस जीत को सेलिब्रेट करने का हकदार कोई और भी है? सानवी उठते हुए बोली, पीछे की चीज़ें भूल कर मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और तुम तो जानती हो वो सब फालतू चीज़ें थी जो ना कल मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी और ना आज है, तो वो सब छोड़, फालतू बातें, चल बाहर, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। नेहा उसे देखते हुए बोली, तेरे जाने के बाद अगस्त न्यूयॉर्क चला गया था, और आज देख 3 साल बाद वो भी न्यूयॉर्क से वापस आया है, और आज सुबह ही दिल्ली में उसे बेस्ट सर्जन का अवार्ड मिला है। वो भी अब काफ़ी बदल चुका है, 1 हफ्ते बाद उसकी सगाई है परिधि से, उसकी फैमिली काफ़ी खुश है। सानवी बोली, ये सब तू मुझे क्यों बता रही है, मुझे इससे क्या मतलब है, वो कुछ भी करे ना करे ये उसकी लाइफ है, उसकी जैसे मर्जी वो जिए, उससे किसी और क्या मतलब। नेहा बोली, ये भी सही है, चल बाहर, मैं तो भूल ही गई थी, तुझे क्यों बता रही हूँ ये सब, कौन सा तेरा उससे कोई मतलब है, कौन सा तू उसे जानती है, उसकी शादी हो या फिर वो मर जाए, तुझे उससे क्या। वैसे तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहाँ है? सानवी शांति से बोली, दिवाली के बाद पता चलेगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। शीतल जी ने दोनों को आपस में बात करते हुए बाहर आते देखा तो खुद से बोली, हो गया झगड़ा खत्म। दादी दोनों को घूरते हुए बोली, हो गया तुम दोनों का? सानवी बोली, दादी बोली, मुझे पता था ये नौटंकी ज़्यादा देर तक नहीं होने वाली थी, पता नहीं कैसे दोनों ससुराल में टिकोगी, भगवान ही मालिक है तुम दोनों का। नेहा बोली, दादी हम दोनों का ससुराल अगल बगल ही होगा, आप चिंता न करो, हम संभाल लेंगे।
दादी बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसा बोला तो, वरना रोज तुम दोनों के कांड की शिकायतें ही यहाँ आएंगी। सानवी उनके थाली से प्रसाद अपने मुंह में रखते हुए बोली, दादी मैं क्या सोच रही थी, एक ही घर में शादी कर लेते हैं, ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक दूसरे के लिए अपने अपने रूम से बाहर निकलेंगे और मिल जाएंगे एक दूसरे से। दादी बैठते हुए बोली, शीतल समझा दो, ज़्यादा हमारा दिमाग न खाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता देते हैं हम। हाँ। नेहा बोली, दादी छोड़ो ना इसका, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। आपको दादाजी से प्यार कब हुआ था? सानवी फिर से बीच में बोली, बच्चे होने के बाद समझ आया, बच्चों के पापा हैं। अच्छे हैं बुरे हैं अब जैसे भी हैं, मेरे बच्चों के पापा मेरे देवता हैं। दादी ने इस बार डंडा लेकर उसे दौड़ाया तो वो शीतल जी के पास से भागते हुए छत पर भाग आई। दादी वापस से बैठते हुए बोली, एक नंबर की नालायक है ये लड़की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसे पास किसने किया होगा। कहीं वहाँ पर भी कोई शैतानी तो नहीं किया इसने। श्रेयांश बाहर आकर उनके बगल में बैठते हुए बोला, दादी उसमें चीटिंग नहीं होती। इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है जो हर किसी के बस का नहीं होता। दादी बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, अब तुम मेरा दिमाग मत खा। श्रेयांश उठते हुए बोला, श्रेया चाय। श्रेया किचन से उसे चाय लाकर आते हुए बोली, पापा कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए? श्रेयांश बोला, अब उनका इतनी जल्दी घर आने का सपना तो देखना जैसे छोड़ ही दो। चौराहों पर लोग ज़बरदस्ती बैठा बैठा कर उन्हें चाय और कॉफ़ी पिला रहे हैं, वो भी महंगी वाली। शीतल जी बोली, सगुन को दूध का बॉटल देते हुए, क्यों, इसके पहले तो कभी नहीं पिलाते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो लोग उन्हें ज़बरदस्ती चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं? श्रेयांश बोला, माँ आप भी, अरे आज वो कोई आम से वकील आदर्श शर्मा नहीं है, आज वो सानवी शर्मा द ग्रेट के पापा हैं। शीतल जी बोली, तो क्या हुआ, और इतना चाय पीने से कहीं उन्हें शुगर हो गया तो? एक काम करो, जाओ बुला लाओ उन्हें। ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी बिल्कुल नहीं होती, और वैसे भी तुम्हारे पापा का कल रूटीन चेकअप करवाना है। श्रेयांश बोला, माँ एंजॉय करने दीजिए ना उन्हें भी थोड़ा। शीतल उसके हाथ से चाय लेते हुए बोली, जाओ आकर चाय पीना। कैसे बेटे हो तुम, जो तुम्हें अपने पापा की थोड़ी सी भी नहीं चिंता है? श्रेयांश बोला, जा रहा हूँ, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बोलकर बाहर चला गया। नेहा और श्रेया आकर दादी के पास बैठ गई। शीतल जी किचन में चली गईं। सानवी ऊपर छत पर आई और रेलिंग पकड़कर ऊपर देखते हुए बोली, आप ना लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हो। आपको हम लोगों की लाइफ सिंपल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए आप उसमें हमेशा उंगली करते रहते हो। और हम मिडिल क्लास के बच्चे कितने भी बड़े कलेक्टर क्यों ना बन जाए, माँ बाप के सामने हमारी आज भी उतनी ही फटती है जितनी फर्स्ट क्लास में फटती थी। मुझे पता है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं करोगे, बस मुझे परेशान करने के अलावा। बोल उसने आंखें वैसे ही बंद कर लिया। कुछ देर बाद नेहा उसे ढूंढते हुए ऊपर आई तो उसे ऐसे आंखें बंद करके रेलिंग के सहारे खड़े देखा तो उसका ऐसे ही एक फ़ोटो खींचकर अगस्त को व्हाट्सएप में भेज नीचे कैप्शन में लिखा, तुम्हारी कलेक्टर साहिबा आंखें बंद है, मुट्ठी में आज पूरा आसमान भर लिया है, फिर भी सुकून का एक कतरा नहीं है, बोलेगी नहीं मानेगी नहीं, जानते हो तुम भी, जानती हूँ मैं भी, फिर भी तुम पढ़ सको तो पढ़ लो, उसकी बिना बोले खामोशियाँ। काफ़ी देर तक जब सानवी ने आंखें नहीं खोली तो नेहा उसके पास आते हुए बोली, ओह हेलो मैडम, मेरा गिफ्ट कहाँ है, बिना उसे मुझे दिए तू यहाँ क्या कर रही है? कोई साथ का कलेक्टर पसंद आ गया क्या, जिसे यहाँ अकेले में याद कर रही है? सानवी ने सुना तो आंखें खोलते हुए बोली, सोच रही हूँ उससे तेरी शादी की बात कर लूँ, लड़का अच्छा है और फैमिली भी अच्छी है, और मुझे लगता है वो तुझे पसंद भी कर लेगा। नेहा बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, चल नीचे आंटी बुला रही हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई कलेक्टर। सानवी उसके बगल से आगे निकलते हुए बोली, डॉक्टर साहब के आगे कलेक्टर की क्या औकात, बोल नीचे चली गई। नेहा ये सुनकर, क्या बोला, ज़रा फिर से बोलना तो, बोल उसके पीछे नीचे आ गई। सानवी नीचे आई तो नेहा के मम्मी पापा और उसके पापा सब लोग दादी के पास हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो भी दोनों लोगों को नमस्ते करके सबके साथ बैठ गई। कुछ देर बातें करने के बाद सबने डिनर किया और सानवी ने नेहा को आज यहीं रुकने के लिए बोला तो उसके मम्मी पापा ने उसे रुकने को बोल दिया। कुछ देर बाद वो लोग अपने घर चले गए। सानवी अपने रूम में बैठकर बैग खोल उसमें से गिफ्ट निकाल कर नेहा को देते हुए बोली, ले तेरा गिफ्ट। नेहा उसे देखते हुए बोली, इसमें है क्या? सानवी उसे देख स्माइल करते हुए बोली, बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, बस आज मत खोलना, बाकी जब भी खोलना अकेले में खोलना। मैं क्या बोल रही थी, शादी के बाद खोलना। नेहा बोली, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो आज नहीं खोलना है और शादी के बाद खोलना है? कौन सा इसमें तुमने मुझे ताजमहल दे दिया या फिर कोहिनूर?
सानवी बोली, यार अभी तू रख दे, अकेले में खोलना, तब पता चलेगा इसमें क्या है, ताजमहल है या फिर कोहिनूर। अभी खोलेगी तो वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए मेरी बात सुन और प्लीज़ घर जाने के बाद खोलना। नेहा ने उसे देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट को देखकर सोचने लगी कि ऐसा क्या है इसमें। सानवी बोली, अच्छा ये ले, इसे खोल। नेहा उसे पकड़ते हुए बोली, ये भी मेरा है। सानवी बोली, बिल्कुल, और ये भी ले, ये भी तेरे लिए इस दिवाली का गिफ्ट। नेहा बोली, थैंक यू यार, आई लव यू। सानवी बोली, वो सब सही है, लेकिन बेटा मेरी दिवाली का गिफ्ट देना मत भूलना, वरना समझ लेना सब कुछ लूट लूँगी। फिर शिकायत मत करना मैंने वार्न नहीं किया। नेहा उसके हाथ का ब्रेसलेट देखा तो उसे देखते हुए बोली, ये आज भी तेरे हाथ में क्या कर रहा है? इसे तो अगस्त ने पहनाया था ना, तू निकाला क्यों नहीं? सानवी हाथ आगे करते हुए बोली, निकल रहा है तो ले, तू ही निकाल दे। नेहा बोली, मतलब? सानवी बोली, यार ये लॉक है, नहीं निकल रहा तो कैसे निकाल दूं? अब चल अपना बाकी का गिफ्ट खोल और देख पसंद आया या फिर मैंने ऐसे ही कुछ भी उठा लिया है। नेहा बोली, तूने लाया है तो बेस्ट ही होगा, फिर भी रुक, खोल रही हूँ। सानवी का फ़ोन बजा तो उठते हुए बोली, एक सेकेंड, अभी आती हूँ, बोल बालकनी में चली गई और नेहा अपना गिफ्ट खोलने लगी। इधर लखनऊ में सब लोग घर आ चुके थे और अगस्त भी सबके साथ ही घर आ चुका था। सब खुश थे और इसी खुशी में आज उसके घर पार्टी रखी गई थी। अगस्त कुछ देर बाद अपने रूम में आ गया। इतने भीड़ में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर बनावटी चेहरा उसे गुस्सा दिला रहा था और कहीं गुस्से में उससे कुछ गलत हो जाए, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने रूम में आ गया। कुछ देर बाद उसे अपने फ़ोन का याद आया। आने के बाद कहाँ रखा है उसने एक बार भी नहीं देखा। कल का शेड्यूल भी चेक करना था। बोलते हुए अपना फ़ोन ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद सुबह के जैकेट के अंदर रखा हुआ मिला तो निकाल कर ऑन किया, क्योंकि प्लेन में बैठते वक्त ऑफ कर दिया था, फिर उसके बाद ऑन करना ही भूल गया था। ऑन करते ही नेहा के नंबर का नोटिफिकेशन देखा तो व्हाट्सएप ऑन किया। सानवी की तस्वीर देखकर एक पल को सुकून तो दूसरे ही पल चेहरे की नसें जैसे तन गई। काफ़ी देर तक वो उस तस्वीर को घूरता रहा, फिर गुस्से में फ़ोन वहीं फर्श पर फेंकते हुए सिगरेट जलाकर ओठों से लगाते हुए बोला, अब नहीं, अब कभी नहीं। अब अगर तुम मेरी लाइफ में आना भी चाहोगी तो भी मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारा मेरे आसपास रहने तक से मुझे नफरत है। तुम मेरी कमजोरी नहीं थी, जान से ज़्यादा चाहा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, खुश रहो ना रहो, आबाद रहो ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैंने भी अपना रास्ता बदल लिया। हर बार लड़के ही क्यों पीछे भागें? क्या उनके पास दिल नहीं होता, या फिर टूटने का दर्द नहीं होता, या फिर वो किसी के सामने रोते नहीं तो वो पत्थर होते हैं? 1 महीने में कुछ तो समझा रहा होगा ना तुमने, फिर भी ऐसे बिना बताए अचानक गायब। नहीं, अब नहीं खेलने दूंगा किसी को। अब बहुत हो गया मिस सानवी शर्मा, बहुत। क्या अगत्य और सानवी के रास्ते अब अलग अलग हो जाएंगे? क्या नेहा और रजत की शादी हो पाएगी? क्या अगत्य की शादी परिधि से हो जाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।